हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अपन ने WH वर्ड हूँ के बारे में ही देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास है, इस क्लास में हम हूम के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? हूम के बारे में। अब देखने की कोशिश करना, हूम को भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउन में। और मैंने उस समय भी आपको बताया था कि इसका जो एज ए क्वेश्चन मीन होता है, एज ए क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जो इसका मीन होता है वो होता है किसे और किसको, किसे और किसको। अब बात करें रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इसका जो मीन होता है, मैंने उस समय बता दिया था। तो आप बताओगे, देखो मैं बताया था उस समय जिसे या जिसको। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। ये हूँ के बारे में जब अपन ने पढ़ा था तो उस समय अपन ने देखा था कि हूँ का जो प्रयोग है वो केवल और केवल किसके लिए किया जाता है? केवल और केवल फॉर पर्सन, यानी कि पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हूम का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? पर्सन के लिए किया जाता है। और मैंने उस समय आपको बताया था कि जो हूम है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट का आंसर होता है। हूम का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप जब पैसिव वॉइस पढ़ते हो या पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हो, उस समय आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट पता करते हो ना। ऑब्जेक्ट पता करोगे तो उस समय जो आप करते हो वो वाट या हुम का जो आंसर होता है उसी से आप क्या पता लगाते हो? ये ऑब्जेक्ट का आंसर है। क्या क्या पता लगाते हो भाई? ये ऑब्जेक्ट है। तो उसी प्रकार अपन देखते हैं हूम का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट होता है। देखो, अभी तक अपन ने देखा भाई रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर तो इसे जिसे जिसको हिंदी मीन होता है, जबकि जो एज ए क्वेश्चन या बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इसे बोलते हैं। इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है किसे, किसको। फिर बात कर लें, ये हूम है, हूम किसके लिए यूज होता है? फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। और बात कर लें ऑब्जेक्ट के रूप में ही ये आता है। अब देखने की कोशिश करना, जैसे अपन ने पिछली जो क्लास थी अपनी हूँ के बारे में देखा था, हूँ के बारे में देखा था तो उसका फॉर्मेट ये था, हूँ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना। अब देखने की कोशिश करना, यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था सब्जेक्ट। अब देखो, ये हूं के बारे बाद में क्या आई थी? ये वर्ब आई थी। हूं के बाद में क्या आई थी? हूं के बाद में ये वर्ब आई थी। फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया था। अब देखने की कोशिश करना, जो हूं है, सॉरी हूम है, हूम का जो हूम के बारे में देखा ना भाई, ऑब्जेक्ट है। हूम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसीलिए देखो, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? देखो, हूम होगा, क्या होगा? हूम होगा। फिर इसके बाद में जो होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर अपन बात करेंगे ये सब्जेक्ट हो गई। और फिर अपन बात करेंगे इसके बाद में जो मेन वर्ब होगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है या फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह दे रखा है तो वो लिख देना। फिर आप लिखोगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखने की कोशिश करना, इस फॉर्मेट को रटने की कोशिश मत करना। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये आएगा WH वर्ड हूम आएगा। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों आएगी? जब ये क्वेश्चन के तौर पर है तब तो क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि आपने देखा है, जब अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट के पूर्व में आ जाती है। वैसा यहां पर हो रहा है। और देखो, मैं बात बताऊं, जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो पहले आएगा, और पहले आ गया तो इसके बाद में इस सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और आप बात कर सकते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है तो डेफिनेट सेंटेंस में किसी ना किसी
सब्जेक्ट का होना तो क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, वो बिना किसी सब्जेक्ट के यूज नहीं होती है। अगर एक सेंटेंस है, मतलब एक फाइनाइट वर्ब दे रखी है, तो आपको एक सब्जेक्ट यूज करना ही करना पड़ेगा। देखो ये हेल्पिंग वर्ब दी गई है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये फाइनाइट वर्ब होगी, तो इस फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग ही क्या लगाएंगे अपन, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखने की कोशिश करना, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, होम डू यू लाइक, यानी होम डू यू लाइक। अब देखने की कोशिश करना, तुम्हें कौन पसंद करता है, तुम्हें कौन पसंद करता है। अब देखना इसका जो आंसर होगा, whom का जो आंसर होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब ये तुम्हें क्या है, इसका आंसर है, whom का आंसर। तो whom से अगर अपन को प्रश्न बनाना है, whom को अगर आपको कोई सेंटेंस दे रखा है और बोल रहा है भाई हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से इसको पूरा करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस स्थिति में, जो WH वर्ड जिसका आंसर रहता है, जैसे ये whom ऑब्जेक्ट का आंसर होता है, तो ऑब्जेक्ट को यहां से गायब कर देना है। वैसा ही अपन ने किसमें किया, इस वाले पहले सेंटेंस में, इसमें यू थोड़, अब बात कर लेते हैं। देखो यू लाइक मी हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करना, ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे अपन ले सकते हैं, ये इसी प्रकार अपने फॉर्मेट चलते हैं। और अब देखो सबसे मेन बात आती है, सबसे मेन बात, अगर देखो आपके सेंटेंस में, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है, वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव है, और वो प्रेपोजिशन से चालू हो रहा है, किसी से, प्रेपोजिशन से। जैसे देखने की कोशिश करना, डिड यू बाय दिस बुक, देखने की कोशिश करो। फॉर, फिर यहां पर ब्लैंक दे दिया। अब यहां पर आपको हूं दे रखा है या हुम दे रखा है। अब इनमें से आपको चूज करना है, इनमें से क्या आपको चूज करना है। अब आप यहां पर क्या भरोगे, देखो अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, हुम लगा देना है। क्यों लगा देना है उसका रीजन भी मैं बताता हूं। देखो सबसे पहला बात तो ये क्या है, सब्जेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। अगर अपन यहां पर हूं को लिखते हैं, अगर हम यहां पर हूं को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हूं की प्रकृति कैसी रहती है, सब्जेक्टिव रहती है। हूं की प्रकृति कैसी रहती है, सब्जेक्टिव, और हुम की प्रकृति कैसी रहती है, ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि एक ही सेंटेंस में क्या हो जाएंगे, दो दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेट है अपन को दो फाइनाइट वर्ब यूज लेनी पड़ेगी, जबकि अपन दो फाइनाइट वर्ब इस सेंटेंस में यूज नहीं ले सकते, क्योंकि सेंटेंस क्या दिया गया, अपन को पहले से दिया गया है और उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब दे रखी है, और वो दे रखी है आपको डिड। क्या दे रखी है, डिड फाइनाइट वर्ब एक ही दे रखी है। तो यानी कि आप यहां पर कोई भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगा सकते, यहां पर क्या नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगा सकते, और यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आपको, ये देखो सब्जेक्टिव नहीं लगा सकते और ये लगानी पड़ेगी। अगर देखो ये वाला समझ में आया है तो ठीक है, इसको मैं दूसरी प्रकार से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, वो हमेशा अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, हमेशा अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। अगर ये ऑब्जेक्ट लेगी, प्रेपोजिशन है, तो आप बताओ मेरे को, ये हूं की प्रकृति सब्जेक्टिव थी तो ये आ ही नहीं सकता, हुम आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि हुम की प्रकृति कैसी है, हुम की प्रकृति कैसी है, हुम की प्रकृति है ऑब्जेक्टिव। देखो आपको रटना नहीं है, समझना है। देखो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा और हमेशा अपन क्या करते हैं,
ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, whom आएगा, न कि whom। समझ में आया? देखो अगर समझ में आ रहा है तो आपके वीडियो के नीचे थोड़ा सा लाल अक्षरों में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको नियमित रूप से क्लासें अपलोड कर सकूं। देखो अब बात कर लेते हैं, इस वाले नियम को अपन लिख भी लेते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा अगर आपको ब्लैंक दिख जाए, मतलब प्रेपोजिशन दे रखी हो और फिर आपको ब्लैंक दिख जाए ना, तो आप उसमें आंख मींद कर क्या कर सकते हो, अगर WH भरवा रहा है आपसे तो आप whom में ही कन्वर्ट करना। तो देखो सबसे पहले इस बात को अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। प्रेपोजिशन के बाद तुरंत बाद कर लो, है ना, तुरंत बाद whom यूज होता है, whom यूज होता है क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव लेता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ही लेता है। अब देखने की कोशिश करना, अब जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ब्लैंक दे रखा है, डिड यू बाय दिस बुक फॉर। अब ये कौन सा सेंटेंस आ गया, लास्ट में प्रेपोजिशन से खत्म कर रहा है। देखने की कोशिश करना, अगर आपको ऐसा दिख जाए, अगर कोई सेंटेंस उसके लास्ट में आपको प्रेपोजिशन दिख जाए, तो आपको उस केस में whom न लगाकर क्या लगाना पड़ेगा, whom लगाना पड़ेगा। whom न लगाकर क्या लगाना पड़ेगा, whom लगाना पड़ेगा। तो देखो इस बात को भी अपन लिख लेते हैं। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद whom यूज होता है क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ में क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। लेकिन देखो इसी के, लेकिन अगर वाक्य के, अगर सेंटेंस के अंत में प्रेपोजिशन आता है तो whom के स्थान पर अपन क्या करते हैं, whom यूज करते हैं। क्या करते हैं अपन, whom यूज करते हैं। अब देखने की कोशिश करो, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखो जैसे with whom are you going to the market। अब देखो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्या दे दिया, और अगर ब्लैंक दे रखा है तो आप उसमें whom भरना। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं अगर दोबारा से लिखूं तो ये ऐसे लिखेगा, who are you going to the मार्केट विद। अगर ऐसे दे रखा है, देखो लास्ट में प्रेपोजिशन दे रखी है, तो आपको यहां पर क्या भरना पड़ेगा, whom के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, who भरना पड़ेगा। अब देखो आप ऐसे सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, ये सब्जेक्ट पहले दे रखा है,
सब्जेक्ट तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हु लगाने की आवश्यकता क्यों थी। तो देखो ये एक्सेप्शंस में आता है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। तो देखो अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेशन में मेरे को जाके बताना कि आपको वीडियो और मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। अगर आप सभी को ये पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।